Hello everyone, welcome to the Subject Planet. So in today's session, we're going to discuss NEP 2020. काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं. आई थिंक मैं 4 और 5 डेज के बाद क्लास ले रही हूँ बिकॉज मेरी तबीयत नहीं ठीक थी इस वजह से. और कल आपका एग्ज़ाम हुआ है एजुकेशन का जो कि एक शिफ्ट में था. तो यहाँ पे हम लोग NEP 2022 को भी डिस्कस करेंगे. उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कल का जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें कौन सी यूनिट से कैसे टाइप के क्वेश्चंस आए थे. बेसिकली ये आपका एक शिफ्ट में, ये जो आपका एग्जाम था एजुकेशन का वो एक शिफ्ट में हुआ था. ठीक है, शिफ्ट 1 में ही हुआ था आपका, जिसमें पूरा ओवरऑल देखिए जो पेपर 1 था वो क्वाइट डिफिकल्ट कह, मॉडरेट कह सकते हो. क्यों? क्योंकि उसकी जो डीआई थी, क्वेश्चंस तो अच्छे थे उसके, बट उसकी जो डीआई थी वो थोड़ी सी लॉजिकल थी. जिसने वहाँ पे लॉजिक लगा लिया तो वो डीआई, क्योंकि डीआई काफी थोड़ी टफ थी वहाँ पे और लॉजिकल बेस भी थी. तो कह सकते हैं जो पेपर 1 था थोड़ा सा मॉडरेट था. और पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ तो पेपर 2 आपका इजी टू मॉडरेट जाएगा. कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं था आपके पेपर 2 में जो आपके सिलेबस से बाहर आया हो या फिर कुछ नया आया हो. अगर आप कंपेयर करोगे प्रीवियस जो आपका भी एग्जाम हुआ था दिसंबर 22 का, उसमें कई सारे, वहाँ पे 2 शिफ्ट में आपके एग्जाम हुए थे तो वहाँ पे कई सारे आपको नए कंसेप्ट भी देखने को मिले थे. लेकिन अभी का ये जो एग्जाम हुआ था वहाँ पे कोई भी नया क्वेश्चन था ही नहीं. डायरेक्ट क्वेश्चन काफी सारे थे वहाँ पे, है ना. कोई भी नया कंसेप्ट नहीं था. ठीक है, तो इसमें मैंने यूनिट वाइज कर दिया है कि कौन से यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन आए. बेसिकली इस बार का जो सबसे ज्यादा फोकस रहा है एनटीए का वो किस पे रहा है, आपका जो ये 1986 की पॉलिसी है. ठीक है, नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है 1986, इससे बहुत क्वेश्चंस आए हैं आपके. और इंक्लूसिव एजुकेशन लग रहा था फेवरेट टॉपिक है उनका, है ना. इंक्लूसिव एजुकेशन से काफी सारे क्वेश्चंस हैं. और जो पैसेजेस आए थे जो भी जैसे आपके पेपर 1 में एक पैसेज आता है, पेपर 2 में 2 पैसेज आते हैं. तो पेपर 2 में एक जो पैसेज था वो पूरा आरटी पे, आरटी और यूएनसी मतलब आरटी का जो एक्ट था, ठीक है, उस पे आया था, है ना. तो देख लेते हैं कि कौन कौन सा था. देखो यूनिट 1 की अगर मैं बात करूं तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति, इससे काफी सारे क्वेश्चन थे, है ना. जिद्दू कृष्ण मूर्ति के आपके काफी सारे क्वेश्चन थे. ये आपके यूनिट 1 का था. पाउलो फ्रेरे का क्वेश्चन आया था, अरबिंदो से क्वेश्चन आया था, स्वामी विवेकानंद से आया था, रविन्द्रनाथ टैगोर से आया था, आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म. और ये जो थ्योरीज थी आपकी, ठीक है, इससे भी मैच द फॉलोइंग में, मतलब इन्होंने यूनिट 1 से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे. और ये कृष्ण मूर्ति से तो मुझे लगा 3 से 4 क्वेश्चन शायद थे वहां पे. ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन जिद्दू कृष्ण मूर्ति के थे. ठीक है, और विवेकानंद का शायद एक क्वेश्चन था, रविन्द्रनाथ टैगोर का भी एक ही था. और ये जो आइडियलिज्म है, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ये सारे आपके मैच द फॉलोइंग में थे, है ना. तो ये सारे क्वेश्चंस आपके यूनिट 1 से पूछे गए थे. उसके अलावा फिर आते हैं यूनिट 2 पे. यूनिट 2 पे बात करूं NEP 1986. ठीक है, NEP 1986 के 2-3 क्वेश्चन थे शायद वहाँ पे. ठीक है, आप कितने थे मुझे कंफर्म नहीं पता, हाँ शायद 2-3 क्वेश्चन थे. ठीक है, उसके अलावा बिफोर इंडिपेंडेंस से एक क्वेश्चन आया हुआ था, है ना. यशपाल की कमेटी, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि एक आई थी आपकी 2009 में, एक थी आपकी जो आपका वो आया था, जो रिपोर्ट आई थी लर्निंग विदाउट बर्डन. ठीक है, 2 थी. तो यहाँ से क्वेश्चन आया था आपका नॉलेज कमीशन से आया था, NKC से आया था, डाइट से क्वेश्चन आया था आपका, है ना. तो यहाँ से आपके यूनिट 2 के क्वेश्चन आए थे. यूनिट 2 में पॉलिसी वगैरह और जितने भी और जो थ्योरीज थी, कैपिटल थ्योरी, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, इन सबसे कोई क्वेश्चंस नहीं आए थे. ठीक है, फिर आते हैं यूनिट 3 में. यूनिट 3 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आए थे आपके वो कॉग्निटिव स्टेजेस से आए थे. कॉग्निटिव जो आपकी जीन पियाजे ने जो स्टेजेस दिए हैं डेवलपमेंट की, जहाँ पे पूछा गया था जो सेंसरी स्टेज है उसका साथ क्या मैच करता है. तो ठीक है, हाँ ऐसे क्वेश्चन था जो सेंसरी होता है. ठीक है, उसके अलावा लेटेंट लर्निंग जो टॉलमैन ने दी थी, यहाँ से क्वेश्चन था आपका. ठीक है, यूनिट 4 में आ जाओ. यूनिट 4 में इन सर्विस एजेंसी, जो मतलब इन सर्विस जो टीचर एजुकेशन है उसकी जितनी भी एजेंसीज थी उससे सारे क्वेश्चंस आए हुए थे. उसके अलावा लेवल ऑफ टीचिंग से क्वेश्चंस आए थे. ठीक है, लेवल ऑफ टीचिंग के क्वेश्चन आए थे जिसमें इन्होंने पूरा फ्रेम पूछा था कि फोकस, जैसे आपका मान लेते हैं अंडरस्टैंडिंग का है. ठीक है, फोकस है, फिर फोकस के बाद आपका सिंटेक्स आता है, सिंटेक्स के बाद क्या आता है, सपोर्ट सिस्टम आता है, फिर सोशल सिस्टम आता है, फिर इवैल्यूएशन, ऐसे आपको अरेंज करने के लिए दिया हुआ था. तो लेवल्स जो थे टीचिंग के वहां से क्वेश्चन आए थे. मॉडल से इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिले, ना ही यूनिट 5 के, ना ही आपके यूनिट 4 में, कहीं पे भी मॉडल से क्वेश्चन इन्होंने दिया ही नहीं. उसके अलावा यूनिट 5 में आ जाए तो यहाँ पे भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, जहाँ पे करिकुलम स्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करते हैं इसके बारे में पूछा गया हुआ था. ठीक है,
फिर आते नेक्स्ट पे यूनिट 6। देखो यूनिट 6 में ये आपका फॉर्मूला है। जब हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे थे वहां पे मैंने ये फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाया हुआ है, ठीक है। जहाँ पे अब ये जो फॉर्मूला था इसी को इन्होंने क्या किया था, 3-4 ऑप्शन दे रखे थे, ठीक है। 3-4 ऑप्शन दे रखे थे, इसी को इन्होंने कई तरीके से कई तरीके से घुमा दिया था। मतलब मीन को इधर कर दिया, मोड को इधर कर दिया, ऐसे करके कुछ ऑप्शन दे रखे थे। पूछा था इनमें से कौन सा गलत है, ऐसे करके क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ पे, ठीक है। फिर आया था आपका हाइपोथेसिस से, ठीक है। हाइपोथेसिस से क्वेश्चन ये था कि आपका टाइप 1 और टाइप 2 एरर के बारे में पूछ रहे थे, ठीक है, कि अगर कब रिजेक्ट करते हैं, कब रिजेक्ट नहीं, टाइप 1 एरर कब होता है और टाइप 2 एरर कब होता है, इसके बारे में पूछा गया था। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से क्वेश्चन था। सैम्पलिंग पे क्वेश्चन था, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर कौन से आते हैं, इससे क्वेश्चन था आपका। काफी इजी क्वेश्चन थे बहुत। आप पेपर अगर देखे आए हो ना तो ऐसा नहीं लगा होगा कि आप कोई भी आपके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गया है, आपके सिलेबस के कॉन्टेक्ट में बाहर कुछ भी नहीं था। सारी चीजें ऐसी लग रही होंगी हाँ ये मैंने पढ़ी है कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा अंदर घुस के इन्होंने क्वेश्चन नहीं दिया इस बार, ठीक है। यूनिट 7 में आ जाओ। एंड्रोगोजी, एंड्रोगोजी से क्वेश्चन आता है ये आपका। रूब्रिक्स, असेसमेंट, ठीक है, असेसमेंट ऑफ पोर्टफोलियो और मैल्कम नॉवेल्स के जो प्रिंसिपल्स थे वहां से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। वही, और यहाँ पे भी आपके ये जो स्ट्रक्चर था उससे क्वेश्चन आया हुआ था, अरेंज करने के लिए आया था बेसिकली। यूनिट 8 में आ जाओ। यूनिट 8 में आपका एलएमएस से क्वेश्चन आया था। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का क्वेश्चन दे रखा हुआ था, ऑप्शन दे रखे थे, उसको आपको बताना था इसमें से कौन सा एलएमएस है या फिर नहीं है। यूनिट 9 में आपकी क्वालिटी से क्वेश्चन काफी सारे आए थे। क्वालिटी से आए थे, एश्योरेंस से आए थे, और टीक्यूएम का ईयर पूछा गया हुआ था जो 1980 है आपका, ठीक है। टीक्यूएम का ईयर पूछा गया था। 6 सिग्मा की स्टेजेस के बारे में पूछा गया था। क्वालिटी को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, क्या हम क्वालिटी कंट्रोल को स्कूल्स में भी यूज कर सकते हैं, ऐसे करके उन्होंने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे थे। फिर यूनिट 10 में आ जाओ। यूनिट 10 में इंक्लूसिव एजुकेशन, बहुत सारे क्वेश्चन थे। पूरे पेपर में ऐसा लग रहा था एनटीओ को इंक्लूसिव एजुकेशन से पूरा, मतलब काफी सारे क्वेश्चन थे इंक्लूसिव एजुकेशन के आपके, घुमा फिरा के एप्लीकेशन बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस। इंक्लूसिव एजुकेशन के काफी सारे क्वेश्चन है। यूएनसीआरपीडी के क्वेश्चन है। आरटीई एक्ट का तो पूरा पैसेज था। जो डिसेबिलिटी एक्ट, टाइसोनॉमी है ना, इससे आपके क्वेश्चन आए हुए थे। जो भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसके अंदर कौन कौन सी आती है, ऐसे करके क्वेश्चन वहां पे पूछे गए हुए थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके, जस्ट अ सेकेंड, ये सारा चीजें मैंने सिर्फ एक एक ऐसे लिख दिया है कि हाँ इन चीजों से आपके क्वेश्चंस आए हुए थे। अभी जब आपका आंसर की आ जाएगा उसके बाद हम लोग पेपर को भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि कौन से कैसे क्वेश्चंस आए थे। लेकिन ओवरऑल मान के चलो कि पेपर 2 आपका काफी इजी था। जैसे आप लोग का अभी जो दिसंबर 22 का जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, वो नहीं, उसका पेपर तो डिफिकल्ट था पेपर 2 का। उससे पहले जो आपका मर्ज हुआ था साइकिल, जून का साइकिल जो था, जून 2022 वाला जो साइकिल था, मर्ज हुआ था दिसंबर 2021 के साथ, ठीक है। वो जो पेपर आया था, ठीक है, वो जो पेपर आया था और अभी जो पेपर आया उसको आप रिलेट कर पाओगे, क्योंकि वहां पे भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। बहुत अंदर घुस के क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, वहां पे भी ऐसे ही क्वेश्चन थे, ठीक है। क्योंकि देखो एक शिफ्ट में, देखो जब 2 शिफ्ट होती है ना तो वहां पे क्या होता है, हर यूनिट को कवर कर लेते हैं और काफी सारे क्वेश्चंस पूछ पाते हैं। जब एक ही शिफ्ट है, क्वेश्चन कितने बनाने हैं, उनको 100 ही बनाने हैं, तो हो जाता है, उसमें इतना कवर नहीं हो पाता है ना। तो ये चीजें थी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के एग्जाम्स अच्छे गए होंगे। आगे आ जाओ इधर। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों को हम लोग जब आपका आंसर की आ जाएगा उसके बाद डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पूछी गई थी, जस्ट मैंने पेपर 2 के बारे में डिस्कस किया है। यहाँ पे ये सब चीज़ें थी। पेपर 1 में भी आपका डीआई डिफिकल्ट था ओवरऑल, और पैसेज तो ठीक ही था, मतलब आप कह सकते हो मॉडरेट था वो पूरा, ठीक है। इधर आ जाओ अपने टॉपिक पे। उम्मीद करती हूँ सभी के एग्जाम्स अच्छे गए होंगे। इधर आओ। जो एनईपी थे, अच्छा हाँ एक चीज और, ये जो आपका एग्जाम था वहां से एनईपी का मैंने यहाँ पे डाला नहीं है। पेपर 2 में नहीं, पेपर 1 में एक क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है। पेपर 1 में आई थिंक एक या दो, हाँ एक या दो शायद ऐसे ही क्वेश्चन था पेपर 1 में एनईपी 2022 से। जबकि अभी जो आपके और एग्जाम्स हुए हैं, लाइक मैनेजमेंट के हुए हैं, ठीक है, कॉमर्स का हुआ है, वहां पे एनईपी 2020 के काफी सारे क्वेश्चन आए थे, है ना। तो ये चीज बहुत अजीब थी कि यहाँ पे उन्होंने 2020 के सिर्फ एक ही 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे, उससे ज्यादा क्वेश्चन को नहीं पूछा था, ठीक है।
आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मैंने एनईपी को अभी चैनल पे डिस्कस नहीं किया है, तो इस वजह से मैं एनईपी का मैंने डॉक्यूमेंट आप लोग को टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन चैनल पे डिस्कस नहीं किया है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एनईपी को यहाँ पे एनईपी 2020 को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इस बार पेपर में नहीं आया है तो आगे के पेपर में नहीं आएगा, तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना। तो और वैसे भी हम लोग अगर एजुकेशन से हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो पॉलिसी है एजुकेशन की उसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं, ठीक है। तो और दूसरी बात, ये जो है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसका डॉक्यूमेंट मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया। आई थिंक 66 पेजेस है, वहीं से कंटेंट उठाया हुआ है। आप लोग को ये कॉपी में नहीं लिखना है, ध्यान रखना, कॉपी में इसको नहीं लिखना है, क्योंकि कितनी चीजें लिखोगे, बहुत सारी चीजें, मतलब 66 पेजेस में आप पढ़ने जब जाओगे, इन्होंने 4 पार्ट थे पूरे, ठीक है, पूरे 4 पार्ट थे, अलग अलग करके इन्होंने, जैसे इधर आ जाओ, मैंने एक पार्ट यहाँ पे लगाया, जैसे पार्ट 1 इन्होंने स्कूल एजुकेशन के बारे में बात की, पार्ट 2 इन्होंने हायर के बारे में बात की, ऐसे ऐसे करके अब पार्ट 1 में भी कई सारे सेक्शन है, हर किसी के बारे में इन्होंने डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया है। तो कितनी सारी चीजें आप लिखोगे, तो लिखना नहीं है। मैं इसका देखो यहाँ पे मैंने सारी चीजों को नहीं डाला है, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी मैंने सिर्फ उतनी ही चीजें यहाँ पे डाली है। तो इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है, कि आपको भी पता होना चाहिए कि नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है उसमें क्या क्या चीजें बोली गई हैं, ठीक है। उससे पहले ये समझो कि जो हमारी और पहले की पॉलिसी थी, ये देखो सबसे फेवरेट वाली पॉलिसी जो आपकी अभी क्वेश्चंस में आई हुई है एग्जाम में, 1986 का, है ना। इससे देखो, इससे पहले कौन सी पॉलिसी थी आपकी, 1968, जहाँ पे अभी पहले समझो कि ये पूरा आया कैसे है, ये 1920 की, ये सॉरी, जो आपकी 2020 की जो पॉलिसी हो, कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ, ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये बेस किस पे थी, कोठारी कमीशन, ठीक है, कोठारी कमीशन। यहाँ पे इसने बात की क्या, इसका रेडिकल स्ट्रक्चरिंग, ठीक है, रेडिकल स्ट्रक्चरिंग की बात की गई थी। यहाँ पे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इसको आगे, इसके वर्क को आगे इम्प्लीमेंट किसने किया, 1986 में किया, जहाँ पे उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर कौन थे, राजीव गांधी थे, जहाँ पे इस टाइम पे 6% जीडीपी हमारा स्पेंड किया जाता था वहाँ पे एजुकेशन में, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार 6% था, ठीक है। यहाँ पे इट इज कॉल्ड फॉर द स्पेशल एम्फेसिस ऑन रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज एंड इक्वलाइज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। ये जो पॉलिसी आई थी आपकी, यहाँ पे इन्होंने डिस्पैरिटीज जो है उसको रिमूव करने के लिए बोला था, इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी देने की बात की गई थी, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच पे ये पॉलिसी बात करता था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन, ये ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन है, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यहाँ पे आया था, ठीक है, ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत आता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे रूरल यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करने के बारे में बात की गई थी, और ये कौन सी फिलोसफी पे बेस्ड है, महात्मा गांधी। मैंने डिटेल में ऑलरेडी ये पहले से करा रखा हुआ है आपको यूनिट 2 में, तो जस्ट वे आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए कि कैसे हम लोग वहां पे पहुंचे 2020 पे, ये चीज मैंने बताने के लिए इसको डाला यहाँ पे। 1920 में आ जाओ, ये एक मॉडिफाइड थी, इसको मतलब ये 1986 के बाद ये क्या हुआ, ये मॉडिफाइड हुआ 1992 में, ठीक है। किसने किया, पीवी नरसिम्हा राव ने किया, ठीक है। जहाँ पे 3 एग्जाम स्कीम आई, कौन सी, जेई, AIEEE और ये इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। इवोल्यूशन देखो पूरा कैसे लिखा हुआ है, ये ईयर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये वैसे भी आपके कई सारे आप क्वेश्चन अगर PYQ लगाते होगे तो देखते होगे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आता है, जिसमें यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कब आया था, 1948 में, सेकेंडरी एजुकेशन 1952 में, एजुकेशन कमीशन 1964 टू 66 में, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 में आया था। उसके बाद आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, ठीक है। फिर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, और फिर आया था आपका SR सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट, कब आया था, 27 मई 2016 में, ठीक है। फिर कस्तूरी रंजन कमेटी आपका का जो रिपोर्ट था वो 2009 में, जस्ट सेकेंड, हाँ ठीक है, कस्तूरी रंजन जो कमेटी था का रिपोर्ट था वो 31 मई 2009 को, ठीक है। जो ओल्डेस्ट एजुकेशन पॉलिसी थी वो फोकस किस पे करती थी, 10+2 पे, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी वो फोकस किस पे करती है, 5, 3, 3, 4, 53, 34,
इस पे फोकस करती है। ठीक है, यहाँ पे साइंस और आर्ट के जो स्टूडेंट्स थे उनको वो अपने सब्जेक्ट को मिक्स नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे वो क्या है, फ्री है। ठीक है, वो अपने सब्जेक्ट को, आर्ट वाले साइंस पढ़ सकते हैं, साइंस वाले आर्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो स्टूडेंट होते थे सिर्फ एक ही बार बोर्ड एग्जाम दे पाते थे, और यहाँ पे उनके पास ऑप्शन है कि मान लो उनके बोर्ड एग्जाम में अगर कम मार्क्स आ गए तो अपने मार्क्स को इम्प्रूव कराने के लिए वो दोबारा से एग्जाम दे सकते थे। ठीक है, यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज में, ठीक है, जो करिकुलम था रीजनल लैंग्वेज वो चॉइस पे, कि आप, ये चॉइस थी आपकी कि आप अगर चाहो तो, ठीक है, ये चॉइस है। और यहाँ पे एडवाइस किया गया था कि आपको क्लास 5th तक रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना ही पढ़ाना है, कंपलसरी कर दिया गया था। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की कुछ हाईलाइट है स्कूल्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे 10+2 फॉर्मूला होता था, साइंस और आर्ट आप मिक्स नहीं कर सकते थे, स्टूडेंट सिर्फ एक बार ही एग्जाम दे सकते थे। मैंने मेजर हाईलाइट को यहाँ पे किया, और बहुत सारी बातें यहाँ पे हैं। ठीक है, मैंने कुछ ही बातों को यहाँ पे लिखा है। और रीजनल लैंग्वेज क्या था, एक कुछ यहाँ पे चॉइस था। यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज एडवाइस किया गया था कि टिल क्लास 5, उससे जो हायर एजुकेशन है वहां पे भी हमको रीजनल लैंग्वेज को यूज करना है, आगे हम लोग उसको देखेंगे। लेकिन यहाँ पे स्कूल के लिए एडवाइस किया गया था क्लास 5th तक आपको रीजनल लैंग्वेज में तो पढ़ाना ही पढ़ाना है। उसके अलावा यहाँ पे बच्चे बोर्ड एग्जाम्स को दोबारा दे सकते थे इम्प्रूव करने के लिए मार्क्स को। उसके अलावा दे आर फ्री टू चूज एनी सब्जेक्ट, साइंस और आर्ट्स को यहाँ पे मिक्स कर सकते थे। 5+3+3+4, अब ये जो 5+3+3+4 है, इसके अंदर भी कई सारी चीजें थी। प्रिपरेटरी स्टेज है ना, मिडिल है, तो कई सारी स्टेजेस हैं। उसको हम लोग जब स्कूल का पार्ट डिस्कस करेंगे ना, वहां पे इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इधर आ जाओ अपनी पॉलिसी पे। ये पूरा इंट्रोडक्शन है आपका कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है ना, उसके बारे में। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी is the first education policy of 21st century and aims to address the many growing development imperatives of our country. ठीक है, ये 2020 की पहली, सॉरी 21st सेंचुरी की यहाँ पे ये पहली पॉलिसी है। ये कब आई थी? आफ्टर 34 ईयर्स। ठीक है, 34 साल, ये भी आपको ध्यान रखना है, 34 साल के बाद ये पॉलिसी आई है। ठीक है, इससे पहले कब आई थी आपकी 19, इसने रिप्लेस किसको किया है? 1986 को रिप्लेस किया है। ठीक है, Union Cabinet chair by the Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी अप्रूव द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। कब अप्रूव हुई थी? 29 जुलाई 2020 को। और इस पॉलिसी ने 34 साल पुरानी जो पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को, उसको इसने रिप्लेस किया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। 34, एक बारी किसी को एग्जाम में ऐसे ही था 34 और 33 करके लिखा हुआ था, तो ध्यान देना है कि 34 साल है यहाँ पे। ठीक है, 33 नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे फाउंडेशनल पिलर्स कौन कौन से हैं, मैंने कुछ चीजों को हाईलाइट कर दिया है। जो चीजें हाईलाइट नहीं है वो आप लोग अपने कॉपी में हाईलाइट कर आगे जब आपको पीडीएफ मिलेगा वहां पे हाईलाइट कर लेना। ठीक है, और फाउंडेशनल पिलर कौन कौन से हैं यहाँ पे? एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, एक्सेस होना चाहिए, इक्विटी हो, क्वालिटी होनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी हर कोई अफोर्ड कर पाए, और अकाउंटेबिलिटी की भी यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, और दिस पॉलिसी इज अलाइंड विद द 2030 एजेंडा जो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके साथ ये पॉलिसी अलाइंड है। द नेशनल पॉलिसी एनईपी एम्स टू ट्रांसफर, यहाँ पे जो ये एनईपी थी, इसका उद्देश्य क्या था? इसका यही एम था कि हमें क्या करना है, इंडिया को वाइब्रेंट नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बनानी है, ग्लोबल नॉलेज उसे देनी है। ठीक है, मतलब उनको उसको वहां पे नॉलेज से भरी, बिल्कुल नॉलेज का भंडार, इंडिया को नॉलेज का भंडार बनाना है। जो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम हो वो कैसा होना चाहिए? हॉलिस्टिक होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जो हमारी 21st सेंचुरी की चैलेंजेस हैं, जो भी उसकी नीड्स है, उसके साथ वो टैकल कर पाए। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर ऐसी यूनिक कैपेबिलिटीज हमको ब्रिंग करनी है, लेकर आनी है हमें, कि वो जो 21st सेंचुरीज के जो भी चैलेंजेस हैं उसके साथ वो डील कर पाए, है ना। उसके अलावा दिस पॉलिसी प्रपोजेस द रिवीजन एंड रीवैम्पिंग। ठीक है, रिवीजन एंड रीवैम्प ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन स्ट्रक्चर। इसने क्या किया? रिवैम्प किया, पूरी तरीके से रिवीजन किया जितने भी एस्पेक्ट हैं आपके एजुकेशनल स्ट्रक्चर के। ठीक है, वो पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे, फिर पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में, ऐसे करके यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग इट्स रेगुलेशन एंड गवर्नमेंट टू क्रिएट अ न्यू सिस्टम दैट इज अलाइंड विद द एस्पिरेशनल गोल 21st सेंचुरी एजुकेशन इंक्लूडिंग SD, जो आपका ये सस्टेनेबल जो गोल था आपका 4। ठीक है, सस्टेनेबल गोल था। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, सस्टेनेबल जो गोल था हमें उसको, जिसको अचीव करना था, देखो SDG 4.4 ये है आपका पूरा। ठीक है, जहाँ पे इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन देने की बात की जा रही है। ठीक है, और वो हमें अचीव कब तक करना है? 2030 तक करना है।
ठीक है, ये चीजें यहाँ बोली जा रही है। एंड प्रमोट लाइफ लाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल बाय 2030, ठीक है। Indeed, with the quickly changing employment landscape and global ecosystem, it is becoming increasingly critical that children are हाँ, यहाँ पे सबसे important बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमें बच्चों को सिर्फ सिखाना नहीं है, ठीक है। चिल्ड्रन नॉट ओनली लर्न बट मोर इम्पोर्टेंटली लर्न हाउ टू लर्न, यहाँ पे कैसे सिखाना है, ठीक है। यहाँ पे हाउ टू लर्न करने की बात की गई, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, हाउ टू लर्न, उनको ये चीज सिखाना है, ठीक है। एजुकेशन दस मस्ट मूव टुवर्ड लेस कंटेंट, जो भी एजुकेशन हो यहाँ पे लेस कंटेंट हो वहाँ पे, और ज्यादा क्या हो, मोर टुवर्ड्स लर्निंग अबाउट हाउ टू थिंक क्रिटिकली। यहाँ पे बच्चों को हमें क्रिटिकली थिंक करना सिखाना है, क्रिटिकली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, क्रिएटिव उनको उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको बढ़ाने की बात की गई, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को यहाँ पे यूज करने की बात की गई, कैसे चीजों को हम लोग को इनोवेशन नहीं करना है, कैसे उसको करना है, हाउ टू इनोवेट करने की बात की गई है। इनोवेशन की बात नहीं है यहाँ पे, हाउ टू इनोवेट, हाउ टू लर्न, ठीक है। कैसे अडेप्ट करना है, कैसे एब्जॉर्व करना है जो भी मटेरियल्स है, जो भी नोवेल्स थिंग्स है, ठीक है, जो भी नोवेल्स थिंग्स है फील्ड में प्रेजेंट है, ठीक है, जो भी सोसाइटीज में प्रेजेंट है या फिर जो भी चेंजिंग फील्ड्स हैं उनके साथ जो भी नोवेल आइडियाज हैं उन सबके साथ हमें कैसे अडेप्ट करना है, उन मटेरियल को कैसे एब्जॉर्व करना है। पेडागोजी मस्ट इवॉल्व टू मेक एजुकेशन मोर एक्सपीरियंशियल, जो पेडागोजी हो कैसी होनी चाहिए, एक्सपीरियंशियल बेस्ड होनी चाहिए, एक्सपीरियंस करके सीखना है ना, हॉलिस्टिक होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, इंक्वायरी ड्राइवर होनी चाहिए, ये सब की पॉइंट्स है आपके, याद होने चाहिए आपको। डिस्कवरी ओरिएंटेड होनी चाहिए, लर्नर सेंटर्ड हो, डिस्कशन बेस्ड हो, फ्लेक्सिबल हो, ऑफ कोर्स इंजॉयबल होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि हमको हॉलिस्टिक करना है, एक्सपीरियंशियल करना है, इंक्वायरी ड्राइवन हमें पेडागोजीज की बात की जा रही है, डिस्कवरी ओरिएंटेड लर्निंग होनी चाहिए, उसके साथ साथ वो इंजॉयबल भी होनी चाहिए, ठीक है, बच्चे वहां पे इंजॉय भी कर पाए, ये भी चीज है यहाँ पे। द करिकुलम मस्ट इंक्लूड बेसिक आर्ट, craft, humanities, games, sport and fitness, language, literature, culture and values in addition to science and mathematics। मतलब यहाँ पे साइंस और मैथमेटिक्स के साथ साथ हमें आर्ट, क्राफ्ट, ह्यूमैनिटीज, गेम्स, फिटनेस, लैंग्वेज, लिटरेचर, इन सबको भी यहाँ पे करिकुलम में इंक्लूड करने की बात की गई है। यहाँ पे हमें लर्नर्स के पूरे एस्पेक्ट को, ठीक है, डेवलप करना है, ठीक है, टू डेवलप ऑल एस्पेक्ट एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द लर्नर, ठीक है, एंड मेक एजुकेशन मोर वेल राउंडेड, यूजफुल, फुलफिलिंग टू द लर्नर। हमें एजुकेशन को यहाँ पे कैसे बनाना है, पूरा यूजफुल बनाना है, कि ये जो एजुकेशन हम उनको दे वो उनके लिए यूजफुल हो, ठीक है, वेल राउंडेड हो पूरी तरीके से, ठीक है, लर्नर को ध्यान में रखे हो। एजुकेशन मस्ट बिल्ड कैरेक्टर, एजुकेशन कैसा होना चाहिए, जो लर्नर्स के कैरेक्टर को बिल्ड करे, इनेबल करे लर्नर को टू बी एथिकल, rational हो, compassionate हो, caring हो, while at the same time prepare for the gainful, fulfilling and employment। मतलब ethical, rational, compassionate ये सब होने के साथ साथ, ये सब होने के साथ साथ उनके अंदर ये चीज भी डेवलप करनी है कि वो जो भी एम्प्लॉयमेंट है उसको गेन भी कर पाए, फुलफिल भी कर पाए, है ना। जो गैप है बिटवीन द करंट स्टेट ऑफ लर्निंग आउटकम्स, व्हाट इज रिक्वायर्ड मस्ट बी ब्रिज थ्रू आउट द अंडरटेकिंग मेजर रिफॉर्म्स दैट ब्रिंग द हाईएस्ट क्वालिटी, इक्विटी, इंटीग्रिटी इनटू द सिस्टम फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन थ्रू हायर एजुकेशन। ये जो गैप है अभी का, उसको हमें खत्म करना है यहाँ पे। दिस पॉलिसी प्रपोजेस द रिवीजन एंड रिवैम्पिंग ऑफ, एक सेकेंड, ये मैंने बता दिया है क्या, नहीं, ठीक है। This policy proposes a revision and revamping of all aspect of education structure। हमें क्या करना है, सभी एजुकेशन के सभी स्ट्रक्चर को रिवैम्प करना है, सही करना है, इंक्लूडिंग इट्स रेगुलेशन एंड गवर्नेंस। ये लाइन आई थिंक मैंने यहाँ पे फिर से रिपीट कर दी है, ये मैंने यहाँ पे रिपीट हो गई है, चलो मैं पीडीएफ से हटा दूंगी इसको, ये लाइन को, ठीक है। द एजुकेशन पॉलिसी लेज पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ईच इंडिविजुअल। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो बच्चे की क्षमता है, हर एक बच्चे की जो क्रिएटिव क्षमता है उसको हमें डेवलप करना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे फाउंडेशनल कैपेसिटी की बात की गई, किसकी बात की गई, फाउंडेशन, सिर्फ कॉग्निटिव कैपेसिटीज को डेवलप करने की बात नहीं की, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया हुआ आपका, कि सिर्फ कॉग्निटिव कैपेसिटीज को नहीं डेवलप करना है, कि हाँ बच्चे का सिर्फ संज्ञानात्मक विकास करना है, नहीं, ये इस चीज पे बेस्ड नहीं है, इस प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है। यहाँ पे मैं बच्चे की फाउंडेशनल कैपेसिटी ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी
हायर ऑर्डर जो कॉग्निटिव कैपेसिटीज है इनको डेवलप करना है। मतलब यहाँ पे बोला गया इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एजुकेशन मस्ट डेवलप नॉट ओनली कॉग्निटिव कैपेसिटीज बट द फाउंडेशनल कैपेसिटीज ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, दोनों को ही हमको यहाँ पे डेवलप करना है। हायर ऑर्डर कॉग्निटिव कैपेसिटीज सच एज क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, बट ऑल्सो सोशल। लेकिन साथ साथ में हमें यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कॉग्निटिव कैपेसिटीज के साथ साथ उनका सोशल, एथिकल, इमोशनल जो कैपेसिटीज है, डिस्पोजिशन है, उसको भी यहाँ पे ध्यान में रखना है, डेवलप कराना है ना। द एम ऑफ एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया वॉज नॉट जस्ट द एक्वाइजेशन ऑफ नॉलेज। इससे क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ था वहां पे पूछा गया इस लाइन से। जो एम है आपका एंशियंट इंडिया का, ठीक है, वो सिर्फ ये नहीं है, वॉज नॉट जस्ट द एक्वाइजेशन ऑफ अ नॉलेज एज प्रिपरेशन फॉर लाइफ इन दिस वर्ल्ड। मतलब यहाँ पे देखो लाइन पूरी क्या बोली था, एम ऑफ एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया वॉज नॉट जस्ट द एक्वाइजेशन ऑफ नॉलेज एज प्रिपरेशन फॉर लाइफ इन दिस वर्ल्ड। मतलब जो एंशियंट इंडिया का जो एम था एजुकेशन का, वो सिर्फ इतना ही नहीं था कि उनके अंदर सिर्फ नॉलेज को भरना है, हमें बच्चे को प्रिपेयर करना है लाइफ के लिए, सिर्फ नॉलेज को भरना नहीं है उनके अंदर, है ना। बियॉन्ड स्कूलिंग यहाँ पे बात की गई है, बट फॉर कंप्लीट रियलाइजेशन एंड लिबरेशन ऑफ द सेल्फ, ये लाइन पूछी हुई है आपकी। उसके अलावा वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस ऑफ जो आपके तक्षशिला है, नालंदा है, विक्रमशिला है, वल्लभ भाई है, set the highest standard for multidisciplinary teachings and research, hosted scholars and students from across background। मतलब यहाँ पे जो multidisciplinary teachings है, research है, इन सबको होस्ट करने के लिए बात की गई। द टीचर मस्ट बी एट द सेंटर। उसके अलावा टीचर के बारे में भी यहाँ पे काफी सारी बातें हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। टीचर्स का आगे सेक्शन आप लोग टीचिंग कर, एजुकेशन करके एक पूरा पार्ट है, उसको वहां पे हम लोग डील करेंगे, आगे है वो पार्ट, ठीक है। द टीचर मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ द फंडामेंटल रिफॉर्म्स। मतलब ये जो हम रिवैम्प करना चाह रहे हैं एजुकेशन के सभी स्ट्रक्चर को रिवाइज कर रहे हैं, उसमें इन पूरे रिफॉर्म में जो टीचर है वो एक सेंटर में होगा। टीचर मस्ट बी एट द सेंटर of the fundamental reform in education system। क्यों? क्योंकि the new education policy must help re-establish, यहाँ पे ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो टीचर्स को रीस्टैब्लिश करने में हेल्प करेगी, उनके हर लेवल पे, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, हायर हो, एलिमेंट्री, कोई भी हो, हर लेवल पे टीचर्स को यहाँ पे रीस्टैब्लिश करने की बात की गई। एज द मोस्ट रिस्पेक्टेड, बिकॉज वो काफी रिस्पेक्टेड है, इसेंशियल मेंबर है हमारे सोसाइटी को, बिकॉज दे ट्रूली शेप अवर नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सिटीजन। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो टीचर्स हैं वो हमारी सोसाइटी के एक इम्पॉर्टेंट अहम हिस्सा है, तो इनको भी हमें रीस्टैब्लिश करने की जरूरत है। ठीक है, ये जो हमारी जनरेशन है सिटीजन्स की, यही उनको शेप करते हैं, तो इसीलिए इनके लिए भी काम करने की यहाँ पे बात की गई। इट मस्ट डू एवरीथिंग टू एम्पावर टीचर। सब कुछ करेंगे टीचर्स को एम्पावर करने के लिए, टीचर्स को हेल्प करने के लिए, उनके जॉब में उनको वो प्लेस देने के लिए जो वो डिजर्व करते हैं। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यहाँ पे उनकी द न्यू एजुकेशन पॉलिसी मस्ट हेल्प रिक्रूट द वेरी बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट टू एंटर द टीचिंग प्रोफेशन एट ऑल लेवल। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो हेल्प करेगी हमें बेस्ट से बेस्ट टीचर को रिक्रूट करना है, जो ब्राइटेस्ट टीचर्स हैं। हमारी जो टीचर एजुकेशन आज के टाइम में, टीचर एजुकेशन का प्रोफेशन जो है, वहाँ पे लोगों का जो एक अट्रैक्शन होता है वो कम होता जा रहा है, तो उसकी कई सारी चीजें हैं उसके पीछे। तो हमें क्या करना है, बेस्ट से बेस्ट टीचर्स को रिक्रूट करना है, जो ब्राइटेस्ट हो सकते हैं उनको रिक्रूट करना है टीचिंग प्रोफेशंस के लिए। बाय अब ये हम कैसे कर पाएंगे, अच्छे टीचर्स, हमें क्वालिटी टीचर्स कैसे मिलेंगे, जब हम उनकी लाइवलीहुड पे, मतलब उनकी जो लाइवलीहुड है उस पे ध्यान देंगे, उनकी रिस्पेक्ट पे ध्यान देंगे, उनकी डिग्निटी, इनकी ऑटोनॉमी, मतलब जो वो डिजर्व करते हैं वो पोजीशन, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग उनको अगर हम करेंगे। while also instilling the system basic method of quality control and accountability की भी यहाँ पे बात की गई थी। ठीक है, the new education policy must provide to all student। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है यहाँ पे सभी बच्चों को शिक्षा देने की बात की गई, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस, वो कहाँ रहते हैं। अ क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम विद पर्टिकुलर फोकस ऑन हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड, disadvantaged and underrepresented groups। Education is a greater level and is the best tool for achieving economic and social mobility, inclusion and equality। जो एजुकेशन है वो एक तरीके का टूल है। एजुकेशन क्या है, एक टूल है जिससे हम जो इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक
अनस्टेबिलिटी है, सोशल मोबिलिटी है, जो इंक्लूजन है ना, जो अनइक्वलिटी है, उसको हम यहाँ पे सही मतलब सही कर पाएंगे। इनिशिएटिव्स मस्ट बी इन प्लेस टू इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट फ्रॉम सच ग्रुप्स, जो मार्जिनाइज्ड ग्रुप के हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप्स के हैं, ठीक है, डिस्पाइट इनहेरेंट ऑब्स्टिकल आर प्रोवाइडेड वेरियस टारगेट अपॉर्चुनिटी टू एंटर एंड एक्सेल इन द एजुकेशन। मतलब उन सबको हमें क्या करना है, एंटर करवाना है एजुकेशन सिस्टम में यहाँ पे, ठीक। अब इनके ये कई सारे प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। अभी हम लोग वहाँ पे पार्ट पे नहीं पहुंचे हैं, अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें इसके बारे में पूछी गई थी यहाँ पे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे लाइट बट टाइट, अभी हम लोगों ने देखा है यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे हमें लाइट बट टाइट कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, हमें एजुकेशन को इंजॉयबल तो बनाना है, साथ साथ में कंट्रोल भी करना है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब पूरी तरीके से फ्रीडम ही दे देनी है, लाइट बट टाइट यहाँ पे करने की बात की गई है, ठीक है। इंजॉयबल भी होनी चाहिए, कंट्रोल भी होना चाहिए। फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट, अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं इसमें जितनी भी चीजें मैंने हाईलाइट कर रखी हुई है, जैसे ये ये चीजें, ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए, पूरा रटना नहीं है आपको कि पॉलिसी में क्या क्या चीजें थी पूरी हम रट लें, ऐसा नहीं करना है यहाँ पे। जो जो पॉइंट को हाईलाइट है वो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाइंग एंड फोस्टिंग द यूनिक कैपेबिलिटी, यहाँ पे बच्चे की यूनिक कैपेबिलिटीज को डेवलप करने की बात की गई। आइडेंटिफाई करना है, फोस्टर करना है, उसको रिकॉग्नाइज करना है, हर जो भी बाय सेंसिटाइजिंग। अब ये सब काम कौन करेगा, टीचर्स करेंगे, तो टीचर्स को भी सेंसिटिव होना पड़ेगा इस चीज के लिए, एज वेल एज द पेरेंट्स, टू प्रमोट ईच स्टूडेंट्स होलिस्टिक डेवलपमेंट इन बोथ एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक स्फीयर्स। मतलब बच्चे की जो यूनिक कैपेबिलिटीज है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है। अब ये सारी चीजें हम कैसे कर पाएंगे, जब टीचर्स सेंसिटाइज होंगे, पेरेंट्स सेंसिटाइज होंगे, पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रमोट करेंगे, ठीक है, एजुकेशन के लिए। अकॉर्डिंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू अचीविंग द फाउंडेशन, यहाँ पे हमें फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को अचीव करने के लिए बोला गया है, ठीक है, बाय ऑल स्टूडेंट। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेड 3, ठीक है। फाउंडेशन एंड लिटरेसी कब तक, बाय ग्रेड 3 तक के बच्चों के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई, सो दैट द लर्नर हैव द एबिलिटी टू चूज देयर लर्निंग ट्रैजेक्टरीज एंड प्रोग्राम। मतलब ये जो करिकुलम हो यहाँ पे, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बच्चे अपनी पसंद से चीजों को जो भी है उसको चूज कर, जो भी प्रोग्राम्स उसको चूज कर पाए, एंड देयर बाय चूज देयर ओन पाथ इन लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट एंड इंटरेस्ट। अपने टैलेंट और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो अपने पाथ को चूज कर पाए, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे साइंस और आर्ट के बीच में सेपरेशन नहीं है, नो हार्ड सेपरेशन। लेकिन 1986 में जो पहले की पॉलिसी थी वहां पे ये चीज नहीं थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट एंड साइंसेज, बिटवीन करिकुलम एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बिटवीन वोकेशनल एंड academic streams, etc., in order to eliminate harmful hierarchies among and silos between different areas of learning। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो आपका आर्ट और साइंस का करिकुलम है ना, उनके बीच में सेपरेशन की बात नहीं की गई है, ठीक है। ये जो बच्चे हैं वो फ्री हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, अपने टैलेंट और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं प्रोग्राम को। मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन देने की बात की गई है अक्रॉस द साइंसेज, सोशल साइंसेज, आर्ट, ह्यूमैनिटीज, स्पोर्ट्स, फॉर अ मल्टी डिसिप्लिनरी वर्ल्ड इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ऑल नॉलेज। मतलब यहाँ पे हमें मल्टी डिसिप्लिनरी और होलिस्टिक एजुकेशन देने के लिए बात की गई है। उसके अलावा रोड लर्निंग को इन्होंने डी एम्फेसाइज किया है। एम्फेसाइज किस पे किया है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे। एम्फेसिस किस पे डाला है इन्होंने, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे, रेदर देन द रोड लर्निंग। एग्जाम्स के लिए क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग को इंकरेज किया है, लॉजिकल डिसीजन मेकिंग एंड इनोवेशन, ठीक है। नेक्स्ट, एथिक्स एंड ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज हैं, लाइक इम्पैथी, रिस्पेक्ट फॉर अदर, क्लीननेस, साफ सुथरा, कर्टिसी, डेमोक्रेटिक स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ सर्विस, रेस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी, साइंटिफिक टेम्पर। अब ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। लिबर्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लूरलिज्म, इक्वलिटी एंड जस्टिस, इन सबको क्या किया, इनके लिए एथिक्स बात की गई है यहाँ पे। प्रमोट किया गया किसको, मल्टी लिंगुअलिज्म को, ध्यान देना, मल्टी लिंगुअलिज्म को, मतलब जो लैंग्वेज की पावर है टीचिंग लर्निंग में, ठीक है, मल्टी लिंगुअलिज्म को, उसको यहाँ पे इन्होंने प्रमोट किया है। लाइफ स्किल्स कौन सी, कम्युनिकेशन की, कोऑपरेशन की, टीम वर्क को, रीसाइलेंस को प्रमोट किया है। फोकस किस पे किया है, फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग, किस पे, फॉर्मेटिव पे, सबमिटिव पे नहीं किया गया है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना। जो फोकस है आपका वो किस पे फोकस किया गया है यहाँ पे, फॉर्मेटिव असेसमेंट पे, समेटिव असेसमेंट पे फोकस नहीं किया गया है क्योंकि समेटिव असेसमेंट क्या करती है, कोचिंग कल्चर को बढ़ावा देती है,
दैट इनकरेज द टूडेज कोचिंग कल्चर। ठीक है, वो कोचिंग जो भी समेटिव होता है वो कोचिंग कल्चर को बढ़ावा देती है, इस वजह से इन्होंने फॉर्मेटिव असेसमेंट पे बात की है, प्रमोट किया है, उसको बढ़ावा दिया, एम्फेसाइज किया है। एक्सटेंसिव यूज करना है टेक्नोलॉजी का टीचिंग लर्निंग में, जिससे जो लैंग्वेज का बैरियर है वो कम हो सके, है ना। जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनका एक्सेस हो पाए नॉर्मल स्कूल्स में, एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में। ठीक है, तो ध्यान देना है यहाँ पे टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा यूज, जो भी अडेप्टिव डिवाइसेज हैं आपकी, ठीक है, असिस्टिव डिवाइसेज है उनका, टेक्नोलॉजी डिवाइसेज है उन सबका यूज करने के लिए बोला गया, जिससे जो लैंग्वेज का बैरियर आ रहा है, ठीक है, एक दूसरे से बात करने में, वो चीज कम की जा सके, रिमूव हो सके। उसके अलावा जो दिव्यांग स्टूडेंट है उनको यहाँ पे एक्सेस मिल पाए, एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में हेल्प मिल पाए। रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी जो भी विविधता है उसको रिस्पेक्ट करना, है ना। लोकल कॉन्टेक्स्ट में करिकुलम, पेडागोजी, पॉलिसी, ऑलवेज कीपिंग इन माइंड दैट एजुकेशन इज कॉन्करेंट सब्जेक्ट। ध्यान देना, एजुकेशन क्या है, एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। फुली इक्विटी एंड इंक्लूजन की बात की गई, कॉर्नरस्टोन ऑफ ऑल एजुकेशनल डिसीजन टू ensure that all students are able to thrive in the education system. Synergy in curriculum across all level of education from early childhood care and education to school education to higher education. यहाँ पे synergies की बात की गई। Teacher and faculty as the heart of the learning process. इनका जो recruitment होना चाहिए, इनका recruitment और इनको मतलब continuous professional development की बात की गई। Positive working environment मिले, service conditions के लिए बात की गई यहाँ पे। ठीक, लाइट बट टाइट जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो, इंश्योर करे इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिसोर्स इफिशिएंसी ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम थ्रू ऑडिट। मतलब ये जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं आपके, वो इंटीग्रिटी वहाँ पे ये इंश्योर करे, जो आपका इंस्टीट्यूशन है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हो, रिसोर्सेज हो, है ना, उसके लिए ऑडिट करे, पब्लिक डिस्क्लोजर हो, वाइल इनकरेजिंग इनोवेशन एंड आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज। किसको इनकरेज करना है, इनोवेशन को और आउट ऑफ द बॉक्स जो आइडियाज है। ऑटोनॉमी की बात की गई है, ठीक है, कैसे हम ये थ्रू ऑटोनॉमी ऑफ गुड गवर्नेंस एंड इन्फॉर्मेंट। ठीक है, लाइट बट टाइट का मतलब यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा ऐसा समझो कि यहाँ पे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, लाइट बट टाइट। मतलब लाइट तो है, इंजॉयबल तो हो, लेकिन साथ साथ में कंट्रोल भी होना चाहिए। ऑटोनॉमी देने की बात तो की गई, लेकिन कंट्रोल भी होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग रिसर्च कॉर्कुसाइट फॉर आउटस्टैंडिंग एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। कंटिन्यूअस रिव्यू करना है, प्रोग्रेस बेस्ड सस्टेन रिसर्च, रेगुलेटरी जो असेसमेंट है एजुकेशनल एक्सपर्ट्स के, है ना। उसके अलावा रूटनेस एंड प्राइड इन इंडिया एंड रिच डाइवर्स एंशियन एंड मॉडर्न जो कल्चर है, नॉलेज सिस्टम है एंड ट्रेडिशंस है, उसके बारे में। ठीक है, ये कुछ ये आपको कॉपी में लिखने नहीं है, कुछ ऐसे जो एक्स्ट्रा पॉइंट है मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। एजुकेशन क्या है, एक पब्लिक सर्विस है, यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन देने की बात की गई। बेसिक मतलब क्वालिटी एजुकेशन जो पाने का हक है वो सभी लोगों का है, क्योंकि ये पब्लिक सर्विस है। सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट, एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट पब्लिक एजुकेशन सिस्टम एज वेल एज द encouragement and facilitation of true philanthropic प्राइवेट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो इसमें सिर्फ देखो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ दिस पॉलिसी में जो मैंने जितनी भी चीजें हाईलाइट कर रखी हुई है ये आपकी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। इसको आपको ध्यान में रखना, कॉपी में बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अब नेक्स्ट आ जाओ इधर, ये जो स्कूल एजुकेशन है आपका, स्कूल एजुकेशन में इन्होंने किस किस के बारे में बात की है, अर्ली चाइल्डहुड के बारे में बात की है ना। एक चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि जैसे बात करते हैं उसमें प्रिंसिपल्स में, ठीक है, तो प्रिंसिपल्स में आप लोग को क्या क्या याद रखना है, यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स में, की पॉइंट्स में, जैसे दिमाग में रह जाए, सारी चीजें तो नहीं रह पाएंगी। हमें क्या करना है, जो यूनिक कैपेबिलिटी है, ठीक है, ऐसा आपको भी याद हो जाएगा। जो यूनिक कैपेबिलिटीज हैं उसको क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और दूसरी बात अचीव करनी है फाउंडेशनल लिटरेसी, फाउंडेशनल लिटरेसी को और न्यूमरेसी को। ठीक है, कब तक, ग्रेड 3 तक। ठीक है, बाय ग्रेड 3, ये जरूर ध्यान रखना, बाय ग्रेड 3। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट बोला गया यहाँ पे नो हार्ड सेपरेशन। ठीक है, नो हार्ड सेपरेशन किसके बीच में होना चाहिए, आपका साइंस और आर्ट के बीच में। तीसरी बात यहाँ पे बोली गई पावर ऑफ लैंग्वेज, पावर ऑफ लैंग्वेज, या फिर बोल सकते हो इसको मल्टीलिंगुअलिज्म। ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म को यहाँ पे फोकस किया गया।
उसके अलावा यहाँ पे जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसको फोकस किया गया रेदर देन सबमिटिव असेसमेंट। ठीक है, ऐसे कॉपी में अगर चाहो तो बना सकते हो अपने। उसके अलावा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे एम्फेसाइज किया गया। किस पे किया गया? कंसेप्चुअल रेदर देन रोट लर्निंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और किसके बारे में बात की गई थी? कंसेप्चुअल, हार्ड, फ्लेक्सिबिलिटी, रेगुलर। हाँ, उसके अलावा एक्सटेंसिव यूज करना है किसका? टेक्नोलॉजी का, एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो मतलब ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपके दिमाग में होनी चाहिए, है ना। और एक पॉइंट और, सिनर्जीज। ठीक है, सिनर्जीज इन करिकुलम, सभी स्टेजेस में, इन करिकुलम अक्रॉस ऑल एजुकेशन। ठीक है, सिनर्जीज होनी चाहिए। ठीक है, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज है ये, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये ऐसे पॉइंट है, आप ऐसे भी याद रखोगे तो आपके क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। ठीक, अब रह जाता है जैसे पार्ट 1 है यहाँ पे आपका अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, पार्ट 1 आपका आता है, पार्ट 1 में ये उसकी सब हेडिंग्स है। अर्ली चाइल्डहुड एंड कैरियर एजुकेशन में क्या क्या बातें हुई, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में क्या क्या चीजें हुई, फिर जो कर्टेलिंग ड्रॉप आउट रेट है, जो बच्चों का ड्रॉप आउट रेट है, ठीक है, उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया गया कि हमें उससे क्या करना है, 2030 तक कम करना है। करिकुलम एंड पेडागोजी की बात की गई, टीचर्स के बारे में बात की गई, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन जो है आपका SDG 4, जो सस्टेनेबल जो गोल डेवलपमेंट 4 है, वहां पे बात की गई। इफिशिएंट रिसोर्सेज की बात की गई, एक मिनट, इफिशिएंट जो रिसोर्सिंग है, इफेक्टिव गवर्नेंस है थ्रू स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, क्लस्टर्स, वो बात की गई। स्टैंडर्ड और एक्रेडिटेशन की बात की गई। तो इन सबको हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, पहले पार्ट 1 कर लेंगे, पार्ट 1 में जितनी भी चीजें हैं, फिर पार्ट 2 आपका हायर एजुकेशन आ जाएगा, है ना, समझ रहे हो। देखो 4 पार्ट हम लोग को पढ़ना है। पार्ट 1 क्या है आपका, स्कूल एजुकेशन है। पार्ट 2 क्या है आपका, हायर एजुकेशन है ना, उसमें भी आपके 6-7 पॉइंट ऐसे ही दे रखे हुए। पार्ट 3 में क्या है, कुछ मतलब की एरियाज पे, जैसे प्रोफेशनल एजुकेशन है आपकी, एडल्ट एजुकेशन है ना, और जो टेक्नोलॉजी है उसका इंटीग्रेशन, ऐसे करके। और पार्ट जो 4 है, मेकिंग इट हैपन करके। आप जब NEP का डॉक्यूमेंट ओपन करोगे वहां पे ऐसे दे रखा हुआ है। ठीक है, पार्ट 4 में मेकिंग इट हैपन में क्या है, फाइनेंसिंग, मतलब अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी एजुकेशन जो फॉर ऑल, उसके बारे में बात की गई है। तो एक ही पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए वो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, समझ रहे हो। पार्ट 1 स्कूल एजुकेशन, पार्ट 2 हायर एजुकेशन, बहुत सारी बातें इसमें की गई हैं। ठीक है, और उसको आपको पता भी होना चाहिए, आपके अपकमिंग जो भी टीचिंग के एग्जाम्स हो उसके लिए NEP 2020 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का सेशन यही पे एंड करती हूँ। उसके अलावा इधर आ जाओ, जब भी आप लोग की आंसर की आएगी तो ये जितने भी आप पूरा जो पेपर है उसको हम लोग यही चैनल पर डिस्कस करेंगे। और इसका जो PDF है NEP 2020 का, वो मैं आप लोग को जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसको मैं शेयर कर दूंगी। और पूरे ये जो पूरा PDF होगा उसमें पूरा आपका की पॉइंट में होगा, जितने भी की पॉइंट होंगे वो हाईलाइटेड होंगे, जितने भी सारे होंगे। ठीक है, और डॉक्यूमेंट मैंने ऑलरेडी वहाँ पे टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। ठीक है, उससे भी आप लोग रीड कर सकते हो, अपने हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, सो आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।